फ्रेंड्स, हम लोग हमारे यूनिवर्स को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से समझाते हैं। हम लोग इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ और हर एक इवेंट को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे सामने परेशानी तब आई जब हमने यह थ्योरी सब एटॉमिक पार्टिकल के केस में लगाई, क्वांटम लेवल पर लगाई, तो हमको पता चला कि यह थ्योरी वहाँ पर काम ही नहीं करती। यह वहाँ पर वैलिड ही नहीं है, क्योंकि क्वांटम लेवल पर चीज़ें अलग तरीके से बिहेव करती हैं। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोगों ने फिजिक्स की एक नई ब्रांच बनाई जिसको क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है, और यह क्वांटम लेवल पर हर चीज़ को एक्सप्लेन करती है। तो एक थ्योरी हमको सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में बताती है, वहीं दूसरी ओर एक हमको सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बताती है, उनके मोशन के बारे में बताती है, उनके बिहेवियर को समझाती है। लेकिन जब भी हम इन दोनों थ्योरी को इकट्ठा करते हैं तो हम हमेशा नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि हम इंसान यह चाहते हैं कि इस पूरी यूनिवर्स में एक ही थ्योरी होनी चाहिए जिससे हम सब चीज़ों को डिफाइन कर सकें। इलेक्ट्रॉन से लेकर सेलेस्टियल बॉडीज़ के मूवमेंट को हम एक ही थ्योरी से डिफाइन कर सकें, पर इस चीज़ में हमको अभी तक सक्सेस नहीं मिली है। लेकिन फ्रेंड्स, एक समय ऐसा भी था जब यह दोनों थ्योरी इकट्ठी थी, और यह बात आज से करीब 14 बिलियन साल पहले की है, जब हमारा पूरा यूनिवर्स एक बिंदु में समाया हुआ था। इस पॉइंट को हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं, और फिर एक महाविस्फोट हुआ जिससे हमारा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया। तो इस सिंगुलैरिटी पॉइंट में यूनिवर्स की जितनी भी बड़ी चीज़ें और जितनी भी छोटी चीज़ें थीं उस समय मौजूद थी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी एक संग मौजूद थी, पर जैसे ही बिग बैंग हुआ तो यह दोनों थ्योरी अलग अलग हो गई। बिग बैंग के पहले एक ही फोर्स मौजूद होता था, लेकिन जैसे ही बिग बैंग हुआ तो 4 फोर्स एग्जिस्टेंस में आए: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। और यही 4 फोर्स हमारे पूरे यूनिवर्स को डिफाइन करते हैं। जब भी हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को एक संग लगाने की कोशिश करते हैं तो हमको काफ़ी अजीब रिजल्ट मिलते हैं। दरअसल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमको बताती है कि सूरज पृथ्वी पर एक फोर्स लगाता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इसके कारण पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। लेकिन ग्रेविटी खुद क्या होती है? स्पेस टाइम में कर्व थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमको बताती है। यह थ्योरी काफ़ी प्रेडिक्टेबल भी है। हम इसमें बॉडीज़ की पोजीशन, उनके बिहेवियर के बारे में सर्टेन हो सकते हैं, उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी आज यहाँ पर है, 4 महीने बाद इसकी क्या पोजीशन होगी हम बता सकते हैं। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो चीज़ों में फ्लक्चुएशन होती है, चीज़ें फ्लक्चुएट होने लगती है, वहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है, वहाँ पर हम किसी भी चीज़ के बारे में सर्टेन नहीं हो सकते। क्वांटम फिजिक्स हमको बताती है कि एक पार्टिकल एक समय में काफ़ी जगह मौजूद हो सकता है। इमेजिन कीजिए कि हम क्वांटम थ्योरी सोलर सिस्टम पर लगाते हैं, तो क्वांटम थ्योरी के अनुसार एक समय में एक पार्टिकल काफ़ी जगह मौजूद हो सकता है। तो क्या हमारा सूरज एक समय में काफ़ी जगह मौजूद हो सकता है, 2 या 3 जगह? अगर हम मान भी लें ऐसा हो तो इस केस में हमको डिजास्टर यानी कि तबाही देखने को मिलेगी। तो क्वांटम थ्योरी हम सेलेस्टियल स्केल पर नहीं लगा सकते, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम क्वांटम लेवल पर नहीं लगा सकते। लेकिन क्यों ना हम इन दोनों थ्योरी को कंबाइन करें और यूनिवर्स को डिफाइन करने के लिए एक नई थ्योरी बनाएं। और जब हमने ऐसा किया तो हमने एक नई थ्योरी बनाई जिसको स्ट्रिंग थ्योरी कहा जाता है, और यह थ्योरी आगे जाकर पूरे यूनिवर्स को डिफाइन करेगी। हम जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में 4 टाइप के फोर्स होते हैं। जब हम सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखते हैं तो हमको फोर्स ऑफ ग्रेविटी देखने को मिलती है, और जब हम एटॉमिक लेवल पर जाते हैं तो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस देखने को मिलते हैं, पर हमको वहाँ पर ग्रेविटी नहीं मिलती। और यह बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर किसी तरह से हम एटॉमिक लेवल पर ग्रेविटी को डिफाइन कर दें तो दोनों थ्योरी आपस में मैच कर जाएंगी। चलिए हम सबसे छोटे स्केल पर जाते हैं। एटम के अंदर प्रोटॉन, प्रोटॉन से छोटे क्वार्क्स, क्वार्क्स से भी बिलियन टाइम छोटे स्केल पर जाएं तो हमको वहाँ पर स्ट्रिंग्स देखने को मिलेंगी, और यह सबसे छोटी होंगी। और वह स्ट्रिंग कैसी होंगी? यह स्ट्रिंग वाइब्रेट करेंगी, वह अपनी लेंथ को एडजस्ट कर सकती हैं, यह एनर्जी रेडिएट करती हैं, ये फ्लक्चुएट करती हैं। लेकिन आखिर इनके बारे में हमको कैसे पता चला?
चलिए इसके बारे में जानते हैं। दरअसल उस समय साइंटिस्ट लोग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, उनका मैथमेटिकल मॉडल बना रहे थे। उनके सामने सवाल था कि न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं। जब साइंटिस्ट लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स कर ली तो उनको यह विजुलाइज हुआ कि उनको वह जो इक्वेशन मिल रही हैं वह स्ट्रिंग की शक्ल ले रही हैं। अब यह स्ट्रिंग बड़ी और छोटी भी हो सकती हैं, अपने अराउंड घूम भी सकती हैं। तो इस बेसिस पर पहले साइंटिस्ट ने कहा कि इस यूनिवर्स में हम जिस भी फोर्सेस की बात कर रहे हैं वह इन्हीं स्ट्रिंग से जन्म लेता है। लेकिन उस समय इस चीज़ को मानने वाला कोई नहीं था। लेकिन उसके साथ ही साथ स्ट्रिंग थ्योरी हमको काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें बता रही थी। स्ट्रिंग थ्योरी हमको बता रही थी कि एक ऐसा पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज़ होती है, जिसका नाम टैक्यून रखा। लो, एक ही झटके में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फेल कर दिया। इसी तरह स्ट्रिंग थ्योरी हमको यह भी बता रही थी कि एक मासलेस पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है जिसका कोई मास नहीं होता। और तीसरा, स्ट्रिंग थ्योरी हमको यह बता रही थी कि हमारे यूनिवर्स में मल्टीपल डायमेंशन होती हैं। दरअसल स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार हमारे यूनिवर्स में 10 डायमेंशन होती है, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में उसको देख नहीं पाते। हमारे अनुसार 3 डायमेंशन होती है। तो लोगों को इस थ्योरी में झोल नज़र आ रहे थे, एनॉर्मली नज़र आ रही थी। तो यह थ्योरी काफ़ी बैकग्राउंड में चली गई क्योंकि यह हमको काफ़ी अजीब अजीब चीज़ों के बारे में बता रही थी। लेकिन फिर 1973 में एक साइंटिस्ट थे जॉन स्वार्ट्स। इन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी के झोल, उसकी एनॉर्मलीज को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी के इक्वेशन को मॉडिफाई, रिप्रोड्यूस और एडजस्ट करने की कोशिश की। फिर एक दिन उन्हें यह एहसास हुआ कि वह जो इक्वेशन को देख रहे हैं वह कोई और नहीं, वह इक्वेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन कर रही हैं। दरअसल जिस मासलेस पार्टिकल की बात स्ट्रिंग थ्योरी में कही गई है, हम उसको डिस्कवर तो नहीं कर पाए, लेकिन उसकी फोर्स की जो इक्वेशन है वह ग्रेविटी को डिफाइन कर रही हैं। एटॉमिक लेवल पर ग्रेविटी को प्रोड्यूस कर रही हैं। कुछ लोग इसको ग्रेविटॉन का नाम देते हैं। और इस चीज़ को हम काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हैं कि आखिर यूनिवर्स में ग्रेविटी कहाँ से आई। उसका जवाब स्ट्रिंग थ्योरी ने हमको दे दिया और एटॉमिक लेवल पर सारे 4 फोर्सेस को इकट्ठा कर दिया। दूसरा, स्वार्ट्स ने हमें यह भी प्रूव दिया कि स्ट्रिंग थ्योरी की जो मैथमेटिक्स है, उसकी इतनी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है, वह बिल्कुल सही है। इसके लिए उन्होंने यह एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर हम स्ट्रिंग थ्योरी की लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन को राइट हैंड साइड की इक्वेशन के बराबर प्रूव कर दें तो यह वेरीफाई हो जाएगा कि इसकी इक्वेशन बिल्कुल सही है। और जब उन्होंने ऐसा किया तो वाकई में लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन राइट हैंड साइड की इक्वेशन के बराबर आई। तो इस तरह से यह प्रूव हो गया कि इसकी इक्वेशन में तो कोई झोल नहीं है, इसकी इक्वेशन तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो जब लोगों ने यह देखा कि स्ट्रिंग थ्योरी के झोल धीरे धीरे कम हो रहे हैं, वह सब चीज़ों को डिफाइन कर रही है, इसकी कैलकुलेशन भी बिल्कुल सही है, और सबसे बड़ी बात, यह फोर्स ऑफ ग्रेविटी को भी सब एटॉमिक पार्टिकल के केस में डिफाइन कर रही है, एटॉमिक लेवल में भी डिफाइन कर रही है। और दूसरा, स्ट्रिंग थ्योरी में हमको यह भी मालूम पड़ा कि जिस प्रकार क्वांटम लेवल पर चीज़ें फ्लक्चुएट करती हैं, अनसर्टेन होती है, वैसा स्ट्रिंग थ्योरी के केस में नहीं होता। जब हम स्ट्रिंग थ्योरी की नज़र से एटम को देखते हैं तो पार्टिकल काफ़ी स्मूथ वे में वर्क करते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग थ्योरी हमको एक्स्ट्रा डायमेंशन के बारे में बताती है। हमको मालूम है 4 डायमेंशन होती हैं, 3 डायमेंशन तो हमको मालूम है, और चौथी डायमेंशन आइंस्टीन ने बताई थी, टाइम। लेकिन ज़रा इमेजिन कीजिए कि यह एक वायर है, इसको हम दूर से देख रहे हैं तो यह वायर हमको 1 डायमेंशन में दिख रहा है। लेकिन अगर इस वायर पे कोई इंसेक्ट हो तो वह इंसेक्ट इसके आगे और पीछे भी हो सकता है, इस वायर के अराउंड घूम भी सकता है। तो उस इंसेक्ट के लिए यह जो वायर है 3 डायमेंशन की तरह बिहेव करेगी, पर हमारे लिए यह 1 डायमेंशन की है। तो यानी कि उस इंसेक्ट को यह मल्टीपल डायमेंशन दिख रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे यूनिवर्स में भी कुछ डायमेंशन ऐसी होती हैं जो कि हमसे छुपी हुई होती हैं, जिनको हम देख नहीं पाते। जिस तरह हम दूर से 1 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में फ़र्क को नहीं पहचान पाते, उसी तरह हम अपने यूनिवर्स में मौजूद बाकी की डायमेंशन को नहीं देख पाते। अगर हमको देखना है तो स्ट्रिंग लेवल में जाना होगा। दरअसल स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार 6 एक्स्ट्रा डायमेंशन मौजूद होती हैं। एक्स, वाई, जेड और टाइम की डायमेंशन को छोड़कर 6 एक्स्ट्रा डायमेंशन मौजूद होती हैं, यानी कि कुल मिलाकर 10 डायमेंशन होती हैं।
लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी हमको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में बताती है जो कि बाकी थ्योरीज नहीं बताती। जैसे आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमको ब्लैक होल की इक्वेशन नहीं समझा पाती, बिग बैंग के पहले क्या हुआ था यह नहीं बता पाती। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी हमको यह सब बता देती है। स्ट्रिंग थ्योरी में मल्टीपल यूनिवर्स का कंसेप्ट है, मल्टीवर्स का कंसेप्ट है। बिग बैंग के पहले क्या हुआ था स्ट्रिंग थ्योरी से समझाया जा सकता है। यह थ्योरी हमको यह भी बताती है कि हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं वार्म होल्स के ज़रिए। इसकी ज़रूरत हमको तब पड़ेगी जब हमारा यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगा और हमको दूसरे यूनिवर्स में जाने की ज़रूरत होगी। फिर साइंटिस्ट लोगों ने बाद में इसी स्ट्रिंग थ्योरी के 5 अलग अलग वर्जन बना दिए जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक वर्जन तो हमको बताता है कि इस यूनिवर्स में 26 डायमेंशन मौजूद होती हैं। तो इस तरह स्ट्रिंग थ्योरी हमारे पूरे यूनिवर्स को डिफ़ाइन करती है। तो दोस्तों यह सब था स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।